नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी की जो सीरीज चला रहे थे उसका अगला चैप्टर ले रहे हैं। पिछले बार मैंने क्लास 10th का पहला चैप्टर लिया था, इस बार क्लास 9th का पहला चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारे, जो चैप्टर का नाम है जो है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ जो है बुक में दिया हुआ है कि पदार्थ के 5 मूल तत्व हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पदार्थ को जो है 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें ही पंच तत्व कहा जाता है। ये पंच तत्व क्या क्या है? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो बस याद रखना है कि पदार्थ जो है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आगे चलते हैं। तो आगे बात करें, आगे दिया हुआ है जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ का भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो आधुनिक जो मॉडर्न वैज्ञानिक है उसने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया है। इसमें तो प्रकृति मतलब पुराने वाले में क्या पंच तत्व से मिलकर बना है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो मानते हैं या तो भौतिक गुणधर्म या तो रासायनिक प्रकृति में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप आपका होता क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। तो भौतिक स्वरूप जो है दिया हुआ है कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह होते हैं, परंतु पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। दो गो तर्क दिया हुआ है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं और पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। अगला दिया हुआ है, अगला तर्क दिया हुआ है कि सभी पदार्थ जो है कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ जो है कणों से बने होते हैं। अगला आपको इसी में जो मैंने लिख के रखा हुआ है घनत्व। घनत्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। अगर आणविक आकर्षण बल का बात करें तो आकर्षण बल जो है ठोस का ज़्यादा होता है, जो आगे अभी जाके पढ़ेंगे। फिर द्रव का, फिर गैस का। उसके बाद अगर बात करें अंतरा आणविक स्थान का तो गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। अगर प्रसार, विसरण या गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का। आगे चलते हैं अगला पेज में। इसमें आपको ये याद रखना है जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या बताया जा रहा है कि नमक के कण और जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो क्या होते हैं? समावेशित हो जाते हैं। जब नमक को जल में मिलाते हैं तो आयतन जो है सेम ही रहता है। तो नमक कहाँ गया? तो नमक जो है जल के रिक्त स्थानों में मतलब समावेशित हो जाते हैं। आगे वही सेम जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम वही पोटेशियम परमैंगनेट, इसके बारे में ये भी आपको याद रखना है। दूसरा चलते हैं, जो वही सेम चीज़ जो अभी बताएं पोटेशियम परमैंगनेट वाला, वही दिया हुआ है कि बहुत मतलब थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा मतलब 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण जो है छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। आगे चलते हैं। वही सेम सेम आप डेटॉल से भी दिखा सकते हैं। वही दिया हुआ है 2 मिलीलीटर डेटॉल से सेम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि पदार्थ के कण जो है बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो रिक्त स्थान होता है। जैसे हो गया नमक, शर्करा और डेटॉल के बारे में अभी पढ़े हो, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें नींबू पानी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थान में क्या होता है? समावेशित हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब पदार्थ के कण जो है निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पेज।
अगला पेज में कुछ नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, वही पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब इसमें क्या होगा कि गर्म पानी लिया गया है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि स्पीड, जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको रिएक्शन जो करेगा वो इस ई बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी मिश्रित हो जाएगा। तो वही दिया हुआ है कि गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आगे आगे चलकर पता चलेगा आपको। इसमें दिया हुआ है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। तो वही अभी जो बात की है, तो सेम वही आपको याद क्या रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो कण जो है मतलब पदार्थ के कण अपने आप में एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। आपको याद क्या रखना है, तो याद आपको ये लाइन याद रखना है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब गर्म करने पर विसरण जो है तेज हो जाता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विसरण क्या होता है, तो तेज हो जाता है। बाकी इस पेज में कुछ दिया हुआ है नहीं। अगला टॉपिक है आपका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला पेज चलते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ क्या रखता है, एक साथ रखता है। तो इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। कोई भी पदार्थ हो सबके लिए ये आकर्षण बल क्या होता है, अलग अलग होता है। अब पदार्थ की अवस्थाएं तो आपको पता ही होगी। तो तीन ही अवस्था फिलहाल अभी दिया हुआ है, तो ठोस, द्रव और गैस। आगे जाकर और दो अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आपको याद क्या रखना है, तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। अब सबसे पहले आते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में क्या दिया हुआ है, तो ठोस अवस्था क्या होता है, तो ठोस अवस्था में सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीडितता होती है। और बाहरी बल लगाने पर भी ठोस क्या होता है, अपने आकार को बनाए रखते हैं। तो बल लगाने पर ठोस क्या होते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि इनका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर आयतन होता है, और नगण्य संपीड्यता मतलब कंप्रेस्ड जो है नहीं होता है। और बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अगर बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है क्योंकि ये दृढ़ होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि रबड़ बैंड, एक रबड़ बैंड को लिया जाए या फिर कोई भी बर्तन को लिया जाए या फिर एक स्पंज को लिया जाए, तो तीनों में अलग अलग घटनाएं घटेगी। तो नीचे दिया हुआ है कि ये सभी क्या है, ठोस है, लेकिन क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर रबड़ का बैंड का आकार क्या होता है, बदलता है, और बल हटा लेने पर पुनः अपनी मूल आकार में आ जाता है। तो अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। और शकरा और नमक के बारे में दिया हुआ है। तो इनके हाथ में लेने या किसी प्लेट या जार में रखे तो इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। इनका क्रिस्टलों का आकार जो है क्या होता है, नहीं बदलता है। अब स्पंज, स्पंज जो है बहुत छोटे छिद्र होते हैं, तो जिनमें वायु का क्या होता है, समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, इस जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अगला पेज में चलते हैं। आप द्रव्य, तो द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे अब। तो द्रव्य मतलब लिक्विड। तो इसका दिया हुआ है कि द्रव्य का जो है आकार नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आपको याद क्या रखना है कि आकार जो है निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो वे इसी आकार का ले लेते हैं। लिक्विड को आप जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेते हैं। तो द्रव्यों में बहाव होता है, इनका आकार जो है बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं हो लेकिन तरल होते हैं। ये क्या होते हैं, तरल होते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव्यों में संभव है,
मतलब ठोस और द्रव्य का विसरण जो है द्रव्यों में संभव है। आगे आपका दिया हुआ है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो सभी जीवधारी जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। तो जलीय जंतु क्या कैसे सांस लेते हैं, तो जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि द्रव्य में क्या होता है, ठोस और द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तो ठोसों की अपेक्षा द्रव्यों में विसरण जो है की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव्य की अवस्था में पदार्थ के कण जो है स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कण में अतिरिक्त मतलब क्या बोल सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है। अगला जो है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था तो लगभग पता ही होगा। इसमें क्या होता है, ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता मतलब कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। बस यही याद रखना है आपका, इसका क्रम याद रखना है। संपीड़ितता में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गैस का, गैस के बाद द्रव्य का, उसके बाद ठोस का। बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगला पेज में चलते हैं तो वही एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है जो अभी बताएं। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, तो संपीड़ित गैस होती है। कौन सी गैस, संपीड़ित गैस। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी का उपयोग होता है और संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन का एक कम आयतन जो है वाले सिलेंडर में क्या होता है, संपीड़ित किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को एक छोटा सिलेंडर में उसको संपीड़ित करके भर के रखा जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं। जैसे कोई कोई भी चीज़ का गंध जो है बिना ही किए हमारे नाक तक पहुंच जाता है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि उनकी गति मतलब क्या बोल सकते हैं, गैस की गति कितनी होती है। तो इससे ये पता चलता है कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण जो है बहुत अधिक तीव्रता से होता है। इससे यही पता चलता है। तो गैसीय अवस्था में जो है कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो इस अनियमित गति के कारण ये कण जो है आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव क्या होता है, बनता है। अगला चलते हैं। तो फिगर के थ्रू आपको दिया गया है कि किनके बीच, इनके अणुओं के बीच क्या रहता है, इनके बीच का थोड़ा गैप ज़्यादा रहता है, इनका बीच तो जो कुछ ज़्यादा ही गैप रहता है, इनका गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा, इनका कम, इनके लगभग स्थिर ही मान सकते हैं। तो वही आकर्षण बल सबसे ज़्यादा इनका होता है, इनका उससे कम, इनका उससे भी कम। अगला दिया हुआ है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, उसके बारे में। तो दिया हुआ है ठोस जैसे बर्फ, द्रव से जल एवं गैस जो है जल वाष्प। मतलब अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो तापमान का परिवर्तन का प्रभाव तो पड़ता ही है। इसमें दिया हुआ है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। तो ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण क्या होते हैं, अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तो एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है उन्हें इसका गलनांक कहते हैं। तो किसी ठोस का गलनांक उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अगला दिया हुआ है कि बर्फ का गलनांक, ये वैल्यू याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बर्फ का गलनांक कितना होता है 273.15 केल्विन।
तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस से अगर द्रव अवस्था में जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? संगलन। ये आपको याद रखना है। तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? तो उसमें ऊर्जा जो है गुप्त ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, जो आपको याद रखना है। तो वही दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को अगर उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की क्या कहते हैं? प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है और उसे ही गुप्त उष्मा भी कह सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक समष्टि गुण है। तो द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये किस में बदल जाते हैं? तो वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए यह तापमान कितना होना चाहिए? तो 373 केल्विन तापमान होना चाहिए। अगर सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन में 373 केल्विन। अब जैसे यहाँ फॉर्मेट आपका दिया हुआ है कि अगर ठोस अवस्था में उष्मा दे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में। और द्रव को उष्मा दे तो वो गैस में। अगर गैस को फिर ठंडा करेंगे तो द्रव में, और फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो वही तापमान बदलकर इनका अवस्था जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है। और बाष्पीकरण की गुप्त उष्मा तो वही सेम 1 केजी। अब ठोस के जगह क्या ले लेंगे? 1 केजी द्रव्य ले लेंगे। तो इससे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में पता चलेगा। अगला दिया हुआ है, तो आपको याद क्या रखना है कि ये कपूर और अमोनियम, इस पर जो है ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर और अमोनियम पर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, जो अगला चैप्टर में अच्छा से दिया हुआ है, वहाँ जाके फिर से पढ़ेंगे। अब इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है? ऊर्ध्वपातन हो रहा है। ये फिगर आप याद रखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है? ऊर्ध्वपातन हो रहा है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अब अगला पेज में दिया हुआ है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो आपको याद क्या रखना है कि ठोस से अगर डायरेक्ट गैस तो ऊर्ध्वपातन, अगर गैस से डायरेक्ट ठोस तो उस निक्षेपण, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, जो अगला अगला मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आपको याद क्या रखना है? अगर ठोस से डायरेक्ट गैस तो ऊर्ध्वपातन, ठोस से डायरेक्ट गैस तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस तो निक्षेपण, ठीक है। अब दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब परिवर्तन मतलब घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है? अंतर होता है। वही सेम वही दाब का प्रभाव आपको दिया हुआ है इसमें। तो दाब के बढ़ने, दाब जो है बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो गैस किस में बदल सकती है? द्रव में। वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम एलपीजी के बारे में तो सुना ही होगा। वही कंप्रेस्ड गैस होता है, या फिर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर CO2 के बारे में सुना होगा, जो बाय क्या होता है? CO2 को शुष्क बर्फ भी बोल सकते हैं, ड्राई आइस। तो वही सेम। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर एटीएम, 1 एटीएम हो तो ठोस जो है CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना किस में बदल जाएगा? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब ऊर्ध्वपातन। तो वही हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस अवस्था द्रव्य और गैस तापमान और दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तो याद क्या रखना है? ठोस, द्रव्य और गैस उनका किस पर निर्भर करता है? तो दाब और तापमान पर। तो ये फॉर्मेट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना ही है। ठोस से अगर द्रव में जाएंगे तो क्या कहेंगे? संगलन।
अगर द्रव्य से गैस में जाएंगे तो वाष्पीकरण, ये आपको याद रखना है। अगर द्रव्य को फ्रीज करेंगे, फ्रीजिंग मतलब जमाएंगे तो ठोस में आ जाएगा। अगर गैस से द्रव्य में आएंगे तो उसको बोलेंगे संघनन, ठीक है। ठोस से गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में आएंगे तो निक्षेपण। ये चारों टर्म आप याद रखेंगे, जैसे संगलन, ठोस से द्रव्य संगलन, ठीक है, और द्रव्य से गैस वाष्पीकरण, और गैस से ठोस निक्षेपण, ठीक है, और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन। और वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या होता है, सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। तो अब ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। तो उदाहरण के तौर पर दिया है कि जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो गीले कपड़े जैसे सूख जाते हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं और कभी 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 रुकते नहीं हैं। तो एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। तो द्रव्यों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे, मतलब क्या बोल सकते हैं, कि वे दूसरे कणों के आकर्षण के बल से मुक्त हो जाते हैं। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, तो आपको ये लाइन याद रखना है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहला सतह क्षेत्रफल, ठीक है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं, पहला कारक हो गया। दूसरा आपको आ गया तापमान में वृद्धि, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरा है आपका आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। तो जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। चौथा आपका दिया हुआ है कि वायु की गति में वृद्धि। अगर हवा ज़्यादा स्पीड चल लेगी तो कपड़े क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की क्या होती है, मात्रा घट जाती है। अब वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता, जैसे आपका खुले बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर क्या होता है, वाष्पीकरण होता होता रहता है, और वाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या होता है, शीतलता हो जाती है। जैसे एसीटोन याद रखिएगा। तो नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य एसीटोन होता है। तो उसको अगर हाथ की मतलब अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। तो ठंडा क्यों महसूस होता है, तो उसके बारे में दिया हुआ है कि ऊर्जा क्या करते हैं, आपको हथेली या उसके आसपास से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जिससे हथेली पर क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। अब तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या करती है, शीतल बनाती है, ठीक है। अगला कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि वाष्प मतलब क्या बोल सकते हैं, वाष्पीकरण तेजी से हो, जिससे हमको ठंडक मिले। तो ही आपका नीचे दिया हुआ है कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करके किसमें, वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण के प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उष्ण ऊर्जा हमारे शरीर से क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर क्या होता है, शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में
जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें क्या होता है, अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं, क्योंकि बाहर वाला जो हवा चल रहा है वह जल वाष्प की, मतलब क्या बोल सकते हैं, जल वाष्प की ऊर्जा क्या होता है, पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, जो हमें क्या क्या करता है, जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक है, यहीं पे कुछ दिया हुआ है पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में। तो इसमें दिया हुआ है कि बॉक्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, द्रव्य, ठोस द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। तो बाकी दो क्या है, तो बॉक्स आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, तो अगर हम इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होते हैं तो ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये आपको याद रखना है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो नियोन बल्ब के अंदर कौन सा गैस, नियोन गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सा गैस, तो हीलियम गैस या कोई अन्य गैस होती है। तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस क्या होता है, आयनीकृत यानी आवेशित हो जाता है। और आवेशित होने से ट्यूब क्या होता है, ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। तो गैस के स्वभाव के कारण इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। तो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य हो गया, तारा हो गया, में भी चमक होती है। तो उच्च तापमान के कारण ही तारों में क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, तो 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। तो उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी कहा जाता है। और 2001 में क्या हुआ था, अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, उल्फेक कैटरले और कार्ल ई वेमन को बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या, भौतिक राशि में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से क्या तैयार होता है, तो बीईसी तैयार होता है। ठीक है, तो सामान्य वायु के घनत्व के कितना, 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, याद क्या रखना है, तो 1 लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बीईसी प्राप्त होता है। और यही है पदार्थ की पांचवी अवस्था। ठीक है, ये तो अभी पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ मैंने लिख के रखा है कि अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फॉर्म होता है। अगर टेम्परेचर को माइनस में लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा बीईसी, अगर टेम्परेचर पूरा हाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो प्लाज्मा मिलेगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो हमने क्या सीखा उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो द्रव्य क्या होते हैं, कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो हमारे आसपास द्रव्य की 3 अवस्था विद्यमान है, ठोस, द्रव्य और गैस। और ठोस के कणों के आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, गैस के सबसे कम और द्रव्य के मध्यवर्ती होता है। ठीक है, अगला दिया हुआ कि ठोस के कणों में निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता है। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, न्यूनतम होता है। और गैसों के लिए ये क्या होता है, अधिकतम, किंतु द्रव्यों के लिए और इससे मध्यवर्ती होता है। ठीक है, अगला ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्या होती है, क्रमित होती है। और द्रव्यों में परतें एक दूसरे से क्या रहते हैं, कि फिसल कर रस्खलित हो जाते हैं। तो गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण क्या होते हैं, अनियमित रूप से विचरण करते हैं। और पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किन दो पर निर्भर करता है, तो ताप और दाब में परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगला ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या बोले, कि ठोस द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन वगैरह था। ठीक है, तो निक्षेपण प्रक्रम में गैस ही पदार्थ किसमें, ठोस अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण में क्या होता है, कि गैस से सीधे ठोस में आ जाता है। अब क्वथनांक की समष्टि या परिघटना, जिसमें समष्टि के कण जो है द्रव्य अवस्था से किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो और वाष्पीकरण क्या है, एक सतही घटना है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि वाष्पीकरण एक क्या है,
सतही घटना है, परिघटना है। तो सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच क्या परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव्य को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो वाष्पीकरण की गति जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला सतही क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला तो सतही क्षेत्रफल और जिसका वायुमंडल के प्रति मतलब परित्याग होता है, जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता और भूमि वायु की गति। और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव्य को वायुमंडलीय दाब यानी और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है, उसे ही क्या कहते हैं, वही गुप्त ऊष्मा ताप के बारे में दिया हुआ है। अगर संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अगर संगलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाना चाहिए, जो 1 kg द्रव्य था उसके स्थान पर 1 kg ठोस और सेम लाइन की वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। और ठोस को उसके मतलब संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है, द्रव्य के क्वथनांक बिंदु पर लाने के लिए मतलब गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हेतु प्रयोग होती है। और इसमें संगलन के लिए मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्य फॉर्म में लाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरा यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट